हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से ये पढ़ेंगे किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है, और मुख्य रूप से हम साउथ अफ्रीका और जो है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर के ओवरव्यू में हमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हमने पिछले जैसे पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के कि जो है कि वो रूलर्स होते हैं वो फ्री नहीं रहते कोई भी काम को करने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि रूलर जो भी चाहे वो भी कर सकता है। कुछ रूल्स होते हैं जिनको सिटीजन को और गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, और इन्हीं ऐसे रूल्सों को एक साथ मिला करके हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। यानी कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न प्रकार के रूल्स लिखे रहते हैं जिसमें क्लियर लिखा रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, सरकार के पास कितनी शक्तियाँ होंगी और किस प्रकार से सरकार को चलाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम लॉ माना जाता है किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का सुप्रीम लॉ उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। इस प्रकार से हम इस चैप्टर में ये देखेंगे। अब इसमें हमको देखना ये है कि किस प्रकार से जो है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है और किस तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाना चाहिए, और उसमें क्या क्या वैल्यूज होती हैं, यानी क्या क्या हमारे आदर्श रहते हैं जिनके बेसिस पर हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहिए। लेकिन बात ये भी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया था क्या उसको चेंज किया जा सकता है? क्योंकि आप सोचिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन आज से 100 साल पहले बना है तो उसको चेंज भी तो किया जाना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, राजनीति बदल रही, तो उसके हिसाब से उनमें चेंज भी यदि वो चेंज करने लायक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले देखेंगे कि एक रिसेंट जो एग्जांपल है उसमें हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिज़ाइन किया गया था, और उन्होंने फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से फिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया था और उनकी जो है कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या थी। इसके अलावा वो किस प्रकार से सिटीजन्स की अच्छी लाइफ के लिए हमको प्रोविजंस देते हैं विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पे देखो ये फ़ोटो दिया हुआ है। फ़ोटो ये नेल्सन मंडेला जी का है, जो कि वहाँ पे इन्होंने जो कि फ्रीडम की स्ट्रगल को स्टार्ट किया था नेल्सन मंडेला ने। तो इन्होंने आप देख सकते हो यहाँ पे इनका एक स्पीच है, इनमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि मैंने जो है कि जो वाइट लोग थे उनका जो कि हमारे देश पर डोमिनेशन था, डोमिनेशन मतलब वो जो चाहते थे वो उसी प्रकार से देश में साउथ अफ्रीका में होता था। मैं उस ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा हूँ। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आई हैव चेरिश्ड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। यानी कि मैंने जो है कि एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी के आइडियल को मैंने संजोया है, यानी कि मैंने उस सपने को देखा है कि किसी भी देश में एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी होना चाहिए जिसमें सभी लोग एक साथ रहें, हारमोनी में रहें और सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और उन्होंने कहा ये वो आइडियल है मेरा जिसके लिए मैं जिया हूँ और उसको अचीव करना चाहता हूँ, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इस आइडियल के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तो ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था। तो इसमें जो आइडियल आप देख सकते हो, इसमें जो मुख्य आइडियल है डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, यानी कि हमारी समाज कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और स्वतंत्र समाज होनी चाहिए जिसमें किसी एक वर्ग का डोमिनेशन नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ 1964 में आप देखोगे कि इनको देशद्रोह दे दिया गया था 1964 में, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड के डिजाइन को जो है कि अपोज किया था। अपार्थाइड में क्या होता था कि अपार्थाइड में ब्लैक, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 18th and 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से इंडिया पर कब्जा किया था उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका पर भी कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने यहाँ पे अपार्थाइड वाला सिस्टम चला दिया, जिसमें आप देख सकते हो एक जैसे आप डिज़ाइन देख सकते हो कि उसमें अपार्थाइड में क्या था। ये यहाँ पे आपका एक पोस्टर दिया हुआ है, देखिए आप इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। पोस्टर में मुख्य ये चीज़ें नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, यानी कि जो पुराने यहीं के लोग हैं, इस ज़मीन के लोग हैं,
और जो भारतीय हैं, जो भारत से यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका गए थे, और कलर्ड हैं। कलर्ड उन लोगों को कहा जाता था जो जिनका कलर जो है कि वाइट और ब्लैक के बीच में रहता था। तो इन लोगों को यदि तुम इस प्रेमिसेस में रात को एंट्री कर जाते हो तो तुमको एज ए मिसिंग लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि तुमको एज ए लिस्ट कर दिया जाएगा कि तुम जो है कि गायब हो गए हो, और तुमको ऑन द साइट पर शूट कर दिया जाएगा। और जो बहुत ख़तरनाक कुत्ते होते हैं ना, उनको आपकी बॉडी को खिला दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो ब्लैकों के खिलाफ जो है कि कितना ख़तरनाक रूल यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में बना रखे थे। और यहाँ पे एक दूसरा साइन बोर्ड भी है नंबर 2, जिसपे देखिए आप क्या लिखा हुआ है एक ये दरबान बीच है साउथ अफ्रीका में। बीच आप जैसे कि यहाँ पे लोग समुद्र के किनारे जो है कि नहाने वगैरह जाते हैं, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है सिटी ऑफ डरबान। ये डरबान की सिटी है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबान बीच बाई लॉ। ये जो है कि दिस वाचिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबरशिप ऑफ वाइट रेस ग्रुप, यानी कि इस जो है कि इस समुद्र के बीच को सिर्फ सफ़ेद जाति के लोग ही, सफ़ेद लोग ही यूज कर सकते हैं, यानी ब्लैक इस बीच को यूज ही नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि आप देखोगे वहाँ पे वाइट लोगों के लिए सब कुछ लगता है, यहाँ तक टॉयलेट हों, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, उनके रूल्स हों, उनके रहने के लिए जगह हो, सबको ब्लैक लोगों के लिए सब कुछ अलग था। तो इसी सिस्टम को जो है कि अपार्थाइड कहते थे, जिसमें जो है कि ब्लैक एंड वाइट में जो है कि अंतर किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और सेग्रीगेशन एक पॉलिसी थी जिसमें ये माना जाता था कि जो है कि दोनों लोगों को अलग अलग रखना चाहिए, दोनों को पढ़ाई अलग होनी चाहिए, दोनों को रहने के लिए अलग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इसे सेग्रीगेशन बोलते थे। तो यहाँ पर हम नेल्सन मंडेला जी पे वापस आते हैं और यहाँ देखते हैं कि उन्होंने 1964 में अपार्थाइड का विरोध किया था, इसलिए उन्होंने 28 साल जो है कि साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल जो थी रोवन आइलैंड पर अपने बिताए। इसके बाद क्या होगा, देखो मैंने जैसे बताया था अपार्थाइड में क्या होता है, लोगों को जो है कि उसकी स्किन के कलर के बेसिस पर उनको लेबल कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि अफ्रीका में जो ब्लैक कलर के थे वो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन थी, यानी 100 में से 75 लोग काले थे, उनको ब्लैक्स कहा जाता था। और इसके अलावा जो मिक्सड रेस थी, यानी कि ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स तरीके से थे, उनको कलर्ड कहा जाता था। और जो इंडियंस उनको कहा जाता था जो भारत से जो है कि माइग्रेट होकर के गए थे। उसमें मुख्यतः रूप से जो ये अपार्थाइड सिस्टम था वो मुख्यतः रूप से जो है कि ब्लैक लोगों के लिए ज़्यादा ही ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव मतलब दमनकारी बहुत ज़्यादा था। उनको जो है कि सब वाइट लोगों के एरिया में रहने नहीं दिया जाता था, वाइट लोगों के साथ उनको काम नहीं करने जाता था। जब सिर्फ उनके पास परमिट होता था तभी वो किसी ट्रेन में, बस में या टैक्सी में, होटल में, हॉस्पिटल में, स्कूल और कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल में जा सकते थे। उसके लिए भी उनको जो है कि एक परमिट लेना पड़ता था। तो आप देख सकते हो ये किस प्रकार का सिस्टम बनाया गया था ब्लैक लोगों के खिलाफ। तो यहाँ स्ट्रगल है, किस प्रकार से अब स्ट्रगल हुई, अब देखते हैं यहाँ पे हम किस प्रकार से लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ जो है लड़ना शुरू किया। यहाँ पे देखोगे जैसा मैंने बताया था 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारी कंपनियाँ थी जो यूरोप से आई थी, उन्होंने हथियार और बल के दम पर जो है कि ऑक्यूपाइड कर लिया था, जैसे इंडिया को ऑक्यूपाइड किया था। लेकिन क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि वहीं पर सेटल हो गए थे, यानी वहीं पर रहने लगे थे। और वहीं पर रहने लगे थे तो इस वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा हो गए थे वाइट लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स भी उन लोगों के लिए अलग से अलग बनाई गई थी। इसी पॉलिसी को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो अपार्थाइड और सेग्रीगेशन में अंतर ही होता है। अपार्थाइड जो कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कलर के बेसिस पे होता है, और सेग्रीगेशन में यदि दोनों ब्लैक एंड वाइट को सारे चीज़ों से उनको अलग कर दिया जाए, दोनों के लिए यूज की चीज़ें अलग अलग कर दें, दोनों को ट्रेन अलग अलग कर दें, दोनों को रहने का जगह अलग कर दें, दोनों की पढ़ाई अलग कर दें, तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसके अलावा वो चर्च में भी नहीं जा सकते थे, उसके अलावा वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, कहीं अपने एसोसिएशन भी बना सकते थे, तो उनको साथ ट्राइबल ट्रीटमेंट किया जा सकता था। तो 1950 से देखोगे जो है कि ब्लैक लोगों ने अपना जो है कि इनके खिलाफ जो है कि काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले बनाई अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने सेग्रीगेशन की पॉलिसी के खिलाफ काम करना शुरू किया। इसके अलावा जो इनके साथ कई ट्रेड यूनियन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कई जो है कि वाइट लोग भी थे जिन्होंने जो है कि
अफ्रीकन नेशन कांग्रेस को अपार्टheid की पॉलिसी के खिलाफ लड़ने के लिए ज्वाइन किया। इसके अलावा जो है कि फिर कई देशों ने भी अपार्टheid को जो है कि अनजस्ट कहा कि ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वाइट गवर्नमेंट थी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, वो जो है कि लोगों को डिटेन कर देती थी, उनको टॉर्चर करती थी, हज़ारों लोगों को मार देती थी, कलर्ड पीपल को। लेकिन वो इस काम के लिए रेडी नहीं थे कि उनके अधिकारों को दिया जाए। फिर भी क्या होता है, धीरे धीरे फिर एक जो है कि जब संघर्ष चलता रहता है सालों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टheid इनकी बढ़ती रहती है, तो गवर्नमेंट जो है रियलाइज़ करती है कि अब एक लंबे समय तक वो ब्लैक लोगों को रिप्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा दमनकारी नीतियों में नहीं रख सकते। तो जो वाइट रिजाम था उसने अपनी पॉलिसियों को बदला, जो डिस्क्रिमिनेशन के लॉ थे उनको सबको ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिए गए। वो बैन था जो पॉलिटिकल पार्टियों को, उन सबको हटा दिया गया। मीडिया पर से रेस्ट्रिक्शन हटा दी, मीडिया भी अब जो जब सच था वो दिखाने लगी। और जो है कि 28 साल के बाद जेल में नेल्सन मंडेला जो है कि बाद में एक स्वतंत्र आदमी की तरह निकले, और 28 जो है कि नेशनल फ्लैग को उन्होंने साउथ अफ्रीका का जो है कि लहराया गया, और जो अपार्टheid गवर्नमेंट का जो है कि एंड हो गया। तो इस प्रकार आप देखोगे कि ये किस प्रकार से हुआ। यहाँ पे एक स्पीच भी है, इसमें वो उन्होंने अपने कुछ विचार दिए हैं। तो इस प्रकार से देखो कि आफ्टर न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में जो है कि नई गवर्नमेंट आ गई। ब्लैक लीडर्स ने जो है कि यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने अपने वाइट लोगों को जो उन्होंने एट्रोसिटीज़ की थी उनके लिए उन्होंने माफ़ कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि अब जो है कि हम नया साउथ अफ्रीका बनाने वाले हैं, वो इक्वलिटी पे बेस होगा, उसमें ब्लैक और वाइट का कोई अंतर नहीं होगा, मैन और वीमेन का कोई अंतर नहीं होगा, जो कि स्पीच में दिया हुआ है। सारा जो सिस्टम बनाया जाएगा वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर होगा, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी ने बैठ करके एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब ये एक डायग्राम बनाया है, इसमें जो है कि दिखाया गया है कि वाइट और ब्लैक पीपल्स हैं वो सारे के सारे एक साथ काम कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के जो टास्क हैं किसी भी देश के, दोनों के द्वारा मिल करके किए जा रहे हैं। देश का निर्माण जो है कि ब्लैक एंड वाइट दोनों लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई कमेंट हो पूछ सकते हो, या डाउट हो तो पूछ सकते हो।